हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेदांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं सीताराम यादव राजनीति विज्ञान का फिर से एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है विधानसभा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। क्लास 10th के हिसाब से या 12th के हिसाब से बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th में हर बार क्योंकि जो लेसन है वो बड़ा लेसन है, बड़ा क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए इन जो 3 व्यक्ति हैं या 3 जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो विधानसभा हो, राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर इन तीनों को हमने कंप्लीट कर लिया तो हमने 70% प्रायिकता है वो 6 नंबर के क्वेश्चन को प्राप्त करने की वो पूरी कर ली है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने जो विधान मंडल है उसका जो गठन है उसको पढ़ा था हमने कि विधान मंडल का गठन किस प्रकार किया जाता है, ठीक है, उसका जो फॉर्मेशन का जो तरीका है वो क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम नेक्स्ट जो इसके इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसका नाम विधानसभा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री है। क्योंकि जो पूरा लेसन है उसमें से हम 4 या 5 क्वेश्चन छांट सकते हैं, ठीक है। वो 5 क्वेश्चन के कौन कौन से होंगे? एक तो हमारा विधानमंडल हो गया, ठीक है। अब विधानमंडल में दोनों विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों का जो गठन है जिसको हम कह सकते हैं का गठन, ठीक है। इसका कैसे होगा, इसका कैसे होगा और इसका कैसे होगा। हमने एक याद किया तो 3 क्वेश्चन हो गए, 1, 2 और 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 क्वेश्चन हो गए, ये हमने एक वीडियो लेक्चर में 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, राइट है। दूसरा आज हम पढ़ेंगे विधानसभा, तो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन ये हो गया, तो नंबर 4 क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम राज्यपाल, ठीक है, तो 5 नंबर ये 5वें नंबर का क्वेश्चन ये हो गया, और मुख्यमंत्री 6ठे नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। एक हमारे पास बचता है न्यायपालिका, ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय। 7वां क्वेश्चन हो गया ये। तो हमारे पास बाय एंड लार्ज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। 7 में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन तो एक ही आएगा, एक आएगा मुख्य क्वेश्चन प्लस एक आएगा ऑब्लिक OR, जिसको हम क्या कहेंगे, अथवा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 60, उनमें से आने हैं 2। तो जो पिछले साल आ गए उनकी प्रायिकता थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी, मैं ऐसा नहीं कह सकता है कि आएंगे ही नहीं, लेकिन प्रायिकता थोड़ी कम हो गई, तो उनको 2 में से आप 1 कर लेते हैं। 2 पिछली बार आ गए, 2 में से 1 कर ले, तो हमारे पास क्वेश्चन बचे 6 में से 2 आएंगे, ठीक है। 1/3, हर 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि विधानमंडल याद किया तो ये दोनों याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएंगे फॉर्मेशन, क्योंकि विधानमंडल के दोनों हिस्सा हैं। अगर विधानसभा की शक्तियाँ याद हुई ना तो कमोबेश राज्यपाल की शक्तियाँ अपने आप ही याद हो जाएंगी। दोनों की शक्तियाँ सेम सी है, कोई खास फर्क नहीं। विधायी शक्तियाँ, कार्यपालक शक्तियाँ, ठीक है, प्रशासनिक जो शक्तियाँ हैं, वो वित्तीय शक्तियाँ हैं, वो सेम सी है, बस हमें नाम चेंज करना है और उनका कार्य चेंज करना है, बस। अपने आप ये दोनों क्वेश्चन अपने आप ही सेम हो गए, राइट है। मुख्यमंत्री जो है वो इन दोनों की शक्तियों में से कुछ छांट के हम अलग करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियों में खास फर्क होता नहीं है। मुख्यमंत्री का काम भी वही नीति निर्धारण करना होता है, ठीक है, वही सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत जो है वो काम करता है, ठीक है। जो विधि निर्माण है उसमें इसका योगदान होता है, तो इसकी शक्तियाँ अपने आप ही मंत्रिपरिषद के साथ याद हो जाती है। तो इस प्रकार कमोबेश अगर हम ढंग से 3 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, अगर ढंग से हम 3 क्वेश्चन याद करते हैं तो हमारा 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा। हर बार ऐसा होता भी है कि आप इनको एक्चुअल में रटने की जगह, इनकी जो थियरियां हैं उनको याद करने के बजाय इनका जो वास्तविक जो कॉन्सेप्ट है, इनका जो सिद्धांत है, उनको याद करने की कोशिश करें कि ये वास्तविक जो चीज़ें हैं वो है क्या।
क्योंकि जब हमें चीज़ें ढंग से याद हो जाती है, कंठस्थ हो जाता है, वो चीज़ हमारे आदत में हो जाती है, तब हम उस जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थान है, उसके नाम से उसका सारा का सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो निकाल सकते हैं। जैसे मैं नाम बोलूँ विधानसभा, तो विधानसभा का सीधा सा फॉर्मेशन आएगा कि अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी, न्यूनतम 60 हो सकता है, ठीक है, इसकी ये शक्तियाँ हैं, इसका एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, राइट है। तो इस प्रकार ये दिमाग में चीज़ें आ जानी चाहिए। तो कहने का मतलब जब हम थियरियाँ याद करते हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, हमें 5, 6, 7, 8 बार पढ़ना पड़ता है। पढ़ना भी नहीं, मैं कहूँगा रटना पड़ता है। लेकिन अगर हमने पेन और कॉपी लेकर इन कॉन्सेप्ट को एक बार उतार लिया, नेक्स्ट पेज में इसको कंप्लीट हमने नेक्स्ट पेज में कर लिया, तो चीज़ें हमारा जो है स्थायी हो जाएगी और उनको बाद में हमें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार ये चीज़ें आसान है, ये चीज़ें बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि साहब ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है या होता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करती। वो क्लिक क्यों नहीं करती? क्योंकि हमने उनको रटा है, हमने उनको याद नहीं किया, हमने उनको समझा नहीं, हमने उनको रटा है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि रटने की बजाय आप इनको समझो कि वास्तविक के तौर पर, हाँ जरूरी नहीं कि पूरा समझ में आए, ठीक है, टुकड़ों में समझ लो कि साहब इतना हमें याद हुआ है, ये इतना समझ में आया है, नेक्स्ट में हम जो है कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो जो चीज़ समझ में नहीं आए आप जो है नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ, देन आस्क मी, आप हमें वापस से पूछ सकते हैं, जिससे जो चीज़ समझ में नहीं आई वो चीज़ हम उसके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे, या हम कोई और दोबारा जो उसकी क्लास है वो लगा सकते हैं। आज हम बात करते हैं इन 3 चीज़ों की, विधानसभा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की जो है वो शक्तियाँ क्या है और इनका जो कार्यक्रम का जो तरीका है वो क्या क्या रहता है। तो जैसा ही हमने पहला नंबर इसी का डाला है, तो पहला नंबर डालते हैं विधानसभा, ठीक है। जैसा हम विधानसभा पढ़ेंगे उसके साथ विधानमंडल की भी कुछ शक्तियाँ हम पढ़ लेंगे, ठीक है। विधानमंडल की शक्तियाँ भी इसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे ताकि वो चीज़ें स्थायी हो जाए। विधानसभा हो गया नंबर, जो पहली शक्ति है वो है इसकी विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, ठीक है। विधानसभा को क्या कहते हैं? राज्य की विधायिका। समझ में आ रहा है? राज्य की विधायिका। जब इसका पीछे हमने लेक्चर पढ़ा था तो उसमें मैंने इसका जो फॉर्मेशन है उसमें लिखा था विधानमंडल ओब्लिक विधानसभा बराबर इसको हम क्या कहते हैं? राज्य विधायिका। समझ में आ रहा है? राज्य की विधायिका। और विधायिका में मैंने लिखा था क्या? इसका काम क्या है? कानून निर्माण, ठीक है। विधायिका का काम क्या होता है? कानून निर्माण। अब मैंने विधानमंडल ओब्लिक क्या लिखा है? विधानसभा। तो वहां समझा था कि विधानमंडल कहाँ होता है? जिन राज्यों में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था हो, वहां क्या होता है? विधानमंडल। और जहां एक सदनात्मक है, एक सदनात्मक होगी, वहां क्या होगा? विधानसभा होगा। केवल एक ही सदन होता है विधानसभा, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो विधानमंडल हो या विधानसभा हो, उसको हम राज्य की विधायिका कहते हैं। कानून जो है क्या? विधायी शक्तियां, विधेयक का निर्माण या कानून निर्माण। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको विधायिका क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम विधायिका क्यों कहते हैं, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा समझाता हूं आपको। इसको विधायिका क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारा पहले लेक्चर हुआ था अपना संसद वाला, तो उसमें मैंने संसद का जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया था कि कानून का जो प्रारंभिक जो खाका होता है उसको हम कहते हैं विधेयक। क्या कहते हैं? विधेयक, जो शुरुआती स्वरूप है, ठीक है। अब उस विधेयक को हम पेश करते हैं, कहाँ पेश करेंगे? द्विसदनात्मक है तो दोनों में से कहीं पेश कर सकते हैं। मैं अब बात करूँ केवल एक सदनात्मक शासन व्यवस्था की, राइट है। तो कहाँ पेश करेंगे? विधानसभा में। कहाँ पेश करेंगे? विधानसभा में। इसके ऊपर विधानसभा में क्या होगी? चर्चा होगी, ठीक है। चर्चा होने के बाद, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? बहस होगी। और फिर क्या होगा?
मतदान होगा और मतदान पर अगर 2/3 बहुमत या साधारण बहुमत हुआ तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। राइट है, क्या हो गया, पास हो गया। क्या पास हुआ, विधेयक पास हुआ। ये ध्यान रखना, यहां तक ये क्या है, विधेयक है। अब ये कहां जाएगा, अब इसको कहां भेजेंगे, राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने इसके ऊपर क्या कर दिया, हस्ताक्षर। किसके ऊपर, विधेयक के ऊपर क्या कर दिया, हस्ताक्षर। जैसे ही राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया, वो विधेयक क्या बन गया, कानून बन गया। राइट है, विधेयक क्या बना, कानून। ये विधेयक यहाँ तक है, विधेयक पेश किया, विधेयक विधानसभा में पेश किया गया, विधेयक के ऊपर चर्चा बहस हुई, फिर विधेयक के ऊपर मतदान हुआ, विधेयक को 2/3 बहुमत मिला, फिर विधेयक यहाँ से पास हुआ, फिर विधेयक राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर होते ही विधेयक किस रूप में परिवर्तित हो गया, कानून के रूप में। ठीक है, तो यहाँ हम इसको विधायी शक्तियां इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका काम है विधेयक पर चर्चा, बहस, मतदान और पास करना। ठीक है, इसका काम यही तक है, ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये विधेयक यहां तक है, जब तक राज्यपाल इसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा तब जाकर एक कानून बनेगा। तो कानून को अंतिम रूप देने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है। इसलिए हम इसको कौन सी शक्तियां बोल रहे हैं, विधायी शक्तियां बोलते हैं। राज्यपाल कौन शक्तियां बोल रहे हैं, विधायी शक्तियां बोल रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो गया इसका, विधेयक के ऊपर या विधेयक या कानून निर्माण करने का हो गया। ठीक है, तो विधायी शक्तियों में क्या हो गया, कानून निर्माण करती है ये। ठीक है, अब किस पर बनाती है कानून निर्माण, जो है वो किस पर करती है। ठीक है, कानून निर्माण किस पर करती है, कौन कौन से विषयों पर करती है, कौन कौन से विषयों पर, राज्य सूची व समवर्ती सूची पर। ठीक है, क्योंकि हमने 4 प्रकार की सूचियां पढ़ी थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। ठीक है, संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है और अवशिष्ट विषयों पर भी कानून केंद्र सरकार बनाती है। तो अब राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएगी, राज्य की विधायिका। अगर एक सदनात्मक है तो कौन, विधानसभा। राइट है, तो राज्य सूची पर ये कानून बनाती है और समवर्ती सूची, यहां ध्यान रखना, समवर्ती सूची पर दोनों स्तर की सरकारें कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। राइट है, दोनों कानून बना सकती है। और अगर केंद्र सरकार ने उस विषय पर कानून बना दिया जिस पर राज्य सरकार ने बनाया, तो किसका मान्य होगा, केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। ठीक है, और अगर राज्य में आपातकाल हो तो इन विषयों पर कानून बना देगा, फिर इसके ऊपर भी केंद्र सरकार कानून बना देती है। तो इस प्रकार विधानसभा की पहली शक्ति कौन सी होगी, विधायी शक्तियां हो गया। समझ में आ गया, आगे चले, चलो ठीक है। तो किस किस विषय पर कानून बनाती है, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। मैं यहां लिख देता हूं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राइट है, दूसरा कौन सी होगी, वित्तीय शक्तियां। ठीक है, वित्तीय शक्तियां, यह ध्यान रखना, वित्तीय शक्तियां, क्योंकि हम विधानसभा को क्या कहते हैं, प्रतिनिधि सदन कहते हैं, इसका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। विधानसभा का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। जिस सदन का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, वित्त पर पूर्ण नियंत्रण उसी सदन का होता है। तो यहाँ अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं तो नाम मात्र शक्तियाँ होती हैं। अगर विधायी शक्तियों में, कानून निर्माण में शक्तियों की बात करें तो इसकी जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र में राज्य सरकार के बराबर नहीं होती, बहुत कम होती हैं। ये किसी विधेयक को 4 महीने तक रोक सकता है बस। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके पास अधिकार नहीं होता है। तो जिस सदन का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, वित्त पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। तो क्या होगा, ये क्या क्या करता है, अगर कोई धन विधेयक है तो वो कहां पेश हो सकता है, विधानसभा में। ठीक है, धन विधेयक कहां पेश हो सकता है, विधानसभा में। आगे हम राज्यपाल की शक्तियों में पढ़ेंगे कि ये जो धन विधेयक है वो पेश होगा विधानसभा में, किस किस स्वीकृति से,
स्वीकृति किसकी जरूरी है यहाँ? राज्यपाल की। ठीक है, अगर राज्यपाल स्वीकृति देता है तब उस विधेयक को हम कहाँ पेश कर सकते हैं? विधानसभा में पेश कर सकते हैं। इसको हम विधान परिषद में पेश नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। धन विधेयक विधान परिषद में पहले पेश नहीं होगा। यहाँ से पेश हुआ और फिर क्या हो गया? पास होने के बाद विधान परिषद में अगर द्विसदनात्मक विधान परिषद में जाएगा और ये इसको 14 दिन तक रोक सकती है बस। अगर 14 दिन में या तो स्वीकृति दे दे, ठीक है, तो पास हो गया, और अगर 14 दिन तक रोक लिया तो उसको स्वतः ही क्या मान लिया जाता है? पास मान लिया जाता है। तो ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया? धन जो विधेयक है वो यहाँ पेश होगा। नंबर 2, हर साल बजट जो है उसको स्वीकृत करने का काम करती है, बजट की स्वीकृति। अगर सरकार बजट पेश करती है, आपको पता है हर साल पहले मार्च में होता था, आजकल फरवरी में होता है। अगर बजट को विधानसभा में पेश कर दिया और जब तक विधानसभा उसको स्वीकृत नहीं करती है तब तक उसको पास नहीं माना जाता है और उसे लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार ये 2 प्रकार से वित्तीय शक्तियाँ इसकी होती है। धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश होगा, और अगर बजट को विधानसभा स्वीकृत नहीं करती है तो उसके किसी भी उपबंध को या किसी भी जो नियम है या उसका कोई सा भी क्या बोलते हैं क्लॉज है उसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये 2 प्रकार से इसकी शक्तियाँ होती है। नंबर जो तीसरी शक्ति है वो है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्तियाँ, ठीक है, यहाँ विधायी शक्तियों में, ठीक है, विधायी शक्तियों में हम जो अपनी विधानसभा है उसकी जो शक्तियाँ हैं उसको सबसे महत्वपूर्ण या सबसे सर्वोपरि मानते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी हम विधानमंडल की बात करते हैं तो वहाँ विधानमंडल में सबसे ज़्यादा और सबसे सर्वोपरि यही होता है। विधान परिषद जो है वो नाम मात्र की शक्तियों का अधिकारी होता है। तो उसी प्रकार जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, जिस प्रकार विधायी शक्तियाँ महत्वपूर्ण है विधानसभा के लिए, उसी प्रकार वित्तीय शक्तियाँ, वित्त पर भी पूरा नियंत्रण विधानसभा का होता है। उसी प्रकार जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं उसमें क्या करती है? ये कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। ये कार्यपालिका पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। और ये अधिकार केवल किसके पास होता है? विधानसभा के पास। कैसे होता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आता है, अविश्वास जो प्रस्ताव आता है वो केवल कहाँ आएगा? विधानसभा में आएगा। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या हो गया कि अगर जो विपक्ष है सरकार के कामकाज से खुश नहीं है और वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है और ये अगर पास हो जाता है तो जो सरकार है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है। 2 चीजें होती है, एक होता है विश्वास प्रस्ताव और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। ये सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है, ठीक है, और ये किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष द्वारा। ये सरकार का जो गठन है उसके लिए लाया जाता है और ये सरकार का विघटन, ठीक है, तो सरकार की स्थापना करने के लिए, सरकार का गठन करने के लिए, ठीक है, का गठन करने के लिए, और ये सरकार का विघटन करने के लिए लाया जाता है। समझ में आ गया? तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आएगा? विधानसभा में आएगा। विश्वास प्रस्ताव भी कहाँ आएगा? विधानसभा में, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जिस दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसी दल की सरकार बनती है और उसी दल का मुख्यमंत्री बनता है। तो इस प्रकार कार्यपालिका पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने का काम भी किसका होता है? विधानसभा का होता है। ठीक है, नंबर तीसरी शक्ति संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान
संशोधन की शक्ति। जब हमने लोकसभा पढ़ा था ना, या जब हमने संसद पढ़ा था ना, तब एक चीज पढ़ी थी कि जो संविधान संशोधन है वो का अधिकार केवल किसको होता है? संसद को। ठीक है, संविधान संशोधन का अधिकार केवल किसके पास है? संसद के पास है। तो यहाँ हमने राज्य की जो विधानसभा है उसमें संविधान संशोधन क्यों लिखा? तो होता क्या है, संविधान के कुछ ऐसे विषय होते हैं, संविधान के कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है? संसद की स्वीकृति तो होती है। आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति क्या होती है? आवश्यक होती है। तो क्या हुआ? संविधान संशोधन का अधिकार संसद प्लस कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जिनमें किनकी स्वीकृति जरूरत है? आधे से अधिक। तो क्या होता है? संविधान की संसद के दोनों सदनों में पृथक बहुमत प्लस, जिसको विशिष्ट बहुमत कहते हैं, प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसलिए संविधान संशोधन की शक्तियां भी विधानसभा के पास होती है। नंबर तीसरी जो शक्ति है, पांचवी जो शक्ति है वो होती है निर्वाचन। निर्वाचन संबंधी शक्तियां। ठीक है, निर्वाचन संबंधी शक्तियां किस किस का निर्वाचन करती है? ये किस किस का निर्वाचन कर रही है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। कौन? विधानसभा। ये ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा का भाग नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद द्वारा किया जाता है। लेकिन जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। तो इस प्रकार संविधान, भारतीय संविधान में जो विधानसभा है उसका गठन किया गया और उस विधानसभा को 5 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई है। विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां, संविधान संशोधन और निर्वाचन संबंधी शक्ति। हाँ, आप इनको उतार लो। फिर हम नेक्स्ट है राज्यपाल है, उसका अध्ययन करते हैं। तो फटाफट आप नोट डाउन कर लो इसको। हाँ, हो गया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल भी राज्य जो विधायिका है उसका महत्वपूर्ण अंग होता है। तो राज्यपाल कार्यपालिका का भी अंग होता है। जैसे केंद्र में जो राष्ट्रपति होता है उस सेम की सेम स्थितियां राज्य में राज्यपाल की होती है। राज्यपाल कार्यपालिका का भी अंग होता है, राज्यपाल विधायिका का भी अंग होता है। तो इस प्रकार ये 2 शक्तियां तो इसके सीधी सीधी हो गई, विधायी शक्तियां और कार्यपालिका शक्तियां। उसके अलावा जो राज्यपाल है उसकी हम न्यायिक शक्तियां देखते हैं, वित्तीय शक्तियां देखते हैं और अन्य प्रकार की जो शक्तियां हैं वो देखते हैं। तो इस प्रकार हम बेसिक कार्यपालिका और विधायिका का हिस्सा होने के नाते 2 शक्तियां सीधी सीधी सी हो गई। नंबर 1 कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, कौन सी शक्तियां हो गया? कार्यपालिका शक्तियां होती। अब कार्यपालिका शक्तियों के नाते राज्यपाल से कौन कौन से काम करता है? ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका का जो प्रमुख अंग होता है तो इसलिए कौन कौन से काम करता है? तो सबसे पहला काम ये क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, मुख्यमंत्री क्या करता है? नियुक्ति करता है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल के पास 2 प्रकार की शक्तियां होती है। ठीक है, 2 प्रकार की स्थितियां होती है। एक तो होता है बाध्यकारी। कौन सी होती है? बाध्यकारी। और दूसरी क्या होती है? स्वविवेकी। ठीक है, क्या फर्क हुआ दोनों में? बाध्यकारी का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी दल को, ये ध्यान रखना, अगर किसी
दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है वह विधानसभा ने अपना नेता चुन लिया है तो उसे ही राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, उससे ही, तो ये बाध्यकारी क्यों? वही मतलब अगर किसी दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया और उन सदस्यों ने, विधानसभा ने मतलब विधानसभा के जो जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने क्या कर लिया, अपना नेता चुन लिया है, तो राज्यपाल क्या करेगा, उसे ही क्या बना देगा, मुख्यमंत्री। तो बाध्यकारी होगी कि इसमें राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है, वो बाध्य है कि उसको ही उसे मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तो नंबर ये तो क्या हो गया, बाध्यकारी शक्ति। ठीक है, दूसरी क्या होगी, स्वविवेकी। अब क्या करो, पूर्ण बहुमत, स्वविवेकी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है, यहां क्या आ जाएगा, नहीं है। वह विधानसभा में बहुत सारे जो नेता है, ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री पद की होड़ में है, तो अब राज्यपाल जो है अपने स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त कर देगा और उसे निश्चित समय देगा कि आप इतने समय में क्या करो, अपना बहुमत सिद्ध करो। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, कौन, राज्यपाल। समझ में आया। नेक्स्ट, अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, दो प्रकार की शक्तियां हो गया, मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, फिर दूसरी शक्ति क्या हो गई, मुख्यमंत्री की सलाह से, मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करेगा, मंत्री परिषद का गठन। ठीक है, मुख्यमंत्री जिन जिन लोगों की सलाह देगा या जिन जिन जो नामों की सिफारिश देगा, उन जो व्यक्ति हैं, जो मुख्यमंत्री ने सिफारिश की है, उन लोगों को क्या बनाएगा, मंत्री परिषद के तौर पर गठन करेगा। ठीक है, नंबर तीसरा, इनको शपथ, ठीक है, शपथ दिलवाता है। ठीक है, नंबर 4, और क्या करेगा, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, नंबर 5, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। नंबर 6, और क्या करेगा, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना किसे देगा, संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को देता है। ये कौन सा अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता है तो उसकी सूचना किसको देगा, वो राष्ट्रपति को देगा। इस प्रकार राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों में 6 प्रकार की शक्तियां होती है। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन करता है, या नियुक्ति, ठीक है, गठन नहीं, या हम क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है,
नियुक्ति करता है, उनको शपथ दिलवाता है, राज्य के महाधिवक्ता उनकी नियुक्ति करता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति करता है, और संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है। इस प्रकार राज्यपाल की कौन शक्तियां हो गया? कार्यपालिका शक्तियां हो गया। ठीक है, मिटा देता हूं, इनको उतारना आप, और बच्चे ऐसे इनको लिख के नोट डाउन करके इनके नोट्स बना लो, ताकि जो बड़ा क्वेश्चन है अपना तैयार हो जाए। दूसरा हो गया, जैसे मैंने कहा विधायिका का भी अंग होता है, तो नंबर 2 कौन सी शक्ति हो गया? विधायी शक्तियां। जैसे हमने अभी विधेयक निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें पढ़ा था, और मैंने बताया था कि कोई भी जो विधेयक है वो कब बनता है? कानून कब बनेगा? जब उसके ऊपर राज्यपाल क्या कर दे? हस्ताक्षर कर दे। तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई कानून क्या बनता है? कोई विधेयक क्या बनता है? कानून। तो पहला काम क्या हो गया इसका? विधेयकों की स्वीकृति। ठीक है, विधेयकों को स्वीकृति। विधेयकों को स्वीकृति क्या कर रहा है? मतलब राज्य विधायिका का कोई भी अगर विधेयक है वो कब स्वीकृत माना जाएगा? जब उसके ऊपर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, विधानसभा को भंग करता है। नंबर 3 अधिवेशन बुलाता है। नंबर 4 1/6 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। अब 1/6 कौन होंगे? कला, विज्ञान, खेल, साहित्य में उत्कृष्ट योगदान जो करने वाले लोग होते हैं उनको क्या करता है? मनोनीत करता है। तो इस प्रकार जो विधायी शक्तियां हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेना, जो है कला, विज्ञान, खेल, साहित्य में उत्कृष्ट योगदान करने वाले जो नामजद व्यक्ति हैं उनको क्या करेगा? मनोनीत करता है। तो इस प्रकार विधायी शक्तियों में 4 प्रकार की शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। नंबर 3 शक्तियां कौन सी आएगी? वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियां वित्तीय शक्तियों में भी हम कुछ पॉइंट्स ही पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट आएगा वित्तीय शक्तियों में, क्या आएगा? कि धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से ही विधानसभा में पेश होता है। धन विधेयक किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? राज्यपाल की। नंबर 2 संचित निधि, राज्य की लिख लेते हैं, राज्य की संचित निधि पर राज्यपाल का अधिकार। होता है। ठीक है, नए कर या अनुदान, नए कर या अनुदान की अनुशंसा करता है। इसकी स्वीकृति से कोई नया कर या कोई नया अनुदान, कोई सब्सिडी वो लागू की जा सकती है। तो इस प्रकार वित्तीय शक्तियां धन विधेयक पर स्वीकृति देता है, संचित निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है, कोई नया कर या कोई नया अनुदान लागू करना है तो भी राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक होती है। नंबर 4 इसकी शक्तियां होती है इधर लिखता हूं मैं, नंबर 4 न्यायिक
शक्तियां। ठीक है, तो न्यायिक शक्तियों में क्या आएगा? समाधान। राज्य विधायिका कार्य क्षेत्र में आने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको राज्यपाल समाधान कर सकता है। समाधान 3 प्रकार से करता है। किसी भी व्यक्ति की सजा को स्थगित कर सकता है, कम कर सकता है या माफ कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार समाधान की शक्तियां न्यायिक जो अधिकार क्षेत्र है उसमें राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो आती है। तो नंबर 1 तो हो गया समाधान। नंबर 2, जो राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर वो क्या देता है? राष्ट्रपति को क्या देता है? परामर्श देता है। और नंबर 5 जो अन्य शक्तियां हैं, अन्य शक्तियों में वो कौन होता है? जो राज्य के जो क्या बोलते हैं उनको महाविद्यालय होते हैं, उनके जो कुलपति होता है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? डीन, उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, और या उनको हटा भी सकता है। तो इस प्रकार इसकी अन्य शक्तियां होती है। और इस प्रकार पूरा हम राज्यपाल की जो शक्तियां है उसका आकलन करें तो 5 प्रकार की शक्तियों के तौर पर हमने इसको अध्ययन किया है। कार्यपालक शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और अन्य शक्तियां। इसको भी जैसा मैंने कहा कि एक फॉर्मेशन में एक चार्ट के रूप में बनाकर इसको आप कंप्लीट करें। जब आपको ये चीज़ें याद हो जाती तो आप उसको अपने आप ही थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको आराम से लंबा कर सकते हैं। जो थ्योरिकल जो मेथड है वो इसका हम तैयार आसानी से कर सकते हैं। तो आप इनको ढंग से अच्छे से इनको नोट्स बनाकर तैयार कर लें ताकि अपने आप ही जो हमारा जो पूरा का पूरा लेसन है वो कंप्लीट हो जाए। और नेक्स्ट में जब भी हम इसको पढ़ें, जब भी हम इसका रिवाइज करें तो ये चीज़ें हम आसानी से इनको कवर कर सकें। तो ये राज्यपाल अपना कंप्लीट हो गया। तीसरा जो हमारा इंस्टीट्यूशन या तीसरा हमारा जो व्यक्ति है, तीसरा हमारा जो पद है वो बच रहा है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की जो शक्तियां हैं उसका अध्ययन करते हैं। जब भी हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो कार्यपालिका, जैसा हमने पढ़ा जो राज्यपाल, ठीक है, जैसा हमने राज्यपाल की बात की, तो राज्यपाल राज्य में राज्यपाल क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, और यहां हम लिखेंगे मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख या राज्य का वास्तविक प्रधान। ठीक है, इसको हम संवैधानिक प्रधान कह सकते हैं और इसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रधान। ठीक है, ये तो संवैधानिक प्रधान हो गया और ये वास्तविक प्रधान हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल की जितनी भी हमने शक्तियां पढ़ी, ये संवैधानिक शक्तियां हैं, उनका वास्तविक प्रयोगकर्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो इन राज्यपाल की समस्त शक्तियों का हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? वास्तविक प्रयोगकर्ता कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इसलिए अपना राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां होती है वो सारी की सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो जैसे मैंने कहा, अगर हम एक चीज को याद करते हैं, अगर हम एक पद को याद करते हैं तो दूसरा पद अपने आप ही याद हो जाता है। दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो कंप्लीट अपने आप ही हो जाता है। तो इस प्रकार जो मुख्यमंत्री है वो वास्तविक मुखिया होता है राज्य का, और मुख्यमंत्री की समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता होता है। और जो अपना राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। जो सलाह मुख्यमंत्री देता है, हमारे ये चीज लिखा हुआ है कि सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। तो जैसा ही शब्द आता है तो ये ही शब्द क्या करता है? ये बाध्य करता है किसको? मतलब ये वही बाध्यकारी शक्ति हो गई किसकी? राज्यपाल की।
कौन शक्ति होगी? बाध्यकारी, कि उसकी सलाह के अनुसार ही क्या, ठीक है, ये हम कहेंगे मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य कौन करेगा? राज्यपाल करता है। और ये ही शब्द क्या आ गया? वैसे ही वही जो है प्रयोग है वो बाध्यकारी जो शक्तियां हैं, ये बाध्यकारी जो शब्द है वो आ जाता है। तो अब हम इसी आलेख में हम राज्यपाल की मुख्यमंत्री की समस्त शक्तियों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली शक्ति, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण और जिसको हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री का वास्तविक अधिकार, जिसको हम कह सकते हैं पहला अधिकार है, वो होता है, वो क्या करेगा? वास्तविक या पहला अधिकार हम इसका क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो अपने एक टीम का निर्माण करता है। तो ये क्या करेगा? अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण, ठीक है। अभी मैंने यहाँ शक्तियों में लिखा था, ठीक है, राज्यपाल की शक्तियों में लिखा था कि क्या करेगा? राज्यपाल मंत्रिपरिषद का चुनाव करता है, ठीक है, या नियुक्ति करता है, ठीक है। पहला काम क्या हो गया था उसका? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, दूसरा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो जैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल का प्रमुख कर्तव्य अधिकार मान सकते हो, महत्वपूर्ण अधिकार होता है। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, अब सारे अधिकार किसके पास आ गए? मुख्यमंत्री के पास आ गए। तो दूसरा हमने राज्यपाल का अधिकार क्या पढ़ा था कि वो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, लेकिन किसकी सलाह से? यह लिखा था किसकी सलाह से? मुख्यमंत्री की सलाह से। तो जो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री क्या करता है? मंत्रिपरिषद के नामों की सूची राज्यपाल को देता है, ठीक है। वो अब नामों की एक सूची किसको दे दी? राज्यपाल की को। और राज्यपाल उन नामों को क्या करता है? राज्यपाल का क्या हो गया? अब राज्यपाल उन्हें मंत्रिपरिषद के तौर पर नियुक्त करता है। अब ये बताओ, नियुक्त कौन कर रहा है? राज्यपाल। तो शक्ति किसके पास हुई? राज्यपाल के पास। लेकिन थोड़ा सा इसको पढ़वा कर क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री कुछ नामों की सूची किसको देता है? राज्यपाल का। तो जो सूची किसने? मुख्यमंत्री ने दी, किसको? राज्यपाल को। उन्हीं व्यक्तियों को राज्यपाल क्या बना रहा है? मंत्रिपरिषद। तो अब बताओ, वास्तविक शक्ति किसके पास हुई? मुख्यमंत्री के पास। तो पहली शक्ति इसकी क्या हो गई? वो अपनी मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, ठीक है। अब यहाँ राज्यपाल का अधिकार लगभग खत्म हो गया। राज्यपाल का काम इतना ही था, उसने क्या कर दिया? मुख्यमंत्री बना दिया और मंत्रिपरिषद के तौर पर उनको क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। बस अब क्या होगा? अब क्या होगा कि मुख्यमंत्री क्या करता है? नाम हो गए, अब उनको काम देगा, ठीक है। पहले तो क्या हुआ? उनको नाम निकाल लिए। जैसे अपने राज्य का, राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य। और कितने मंत्रिपरिषद का जो आकार हो कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 1/15, ठीक है। कुल सदस्यों का 15%, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कुल सदस्यों का 15%, समझ में आ गया? तो कितना होगा? 15/100 गुणा 200, 30 सदस्य। तो ये 30 नाम मुख्यमंत्री किसको देगा? राज्यपाल को। तो ये 30 नाम दे दिए। 30 नामों को राज्यपाल ने क्या कर दिया? मंत्रिपरिषद के तौर पर शपथ दिला दी। तो नाम हो गए। जैसे मान लो ये ए होगा, ये एफ होगा, ये जी होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ठीक है। ये नाम उन्होंने दे दिए। अब दूसरा काम क्या होगा? दूसरा इसका काम क्या होगा कि ये क्या करेगा? कार्यों का विभाजन और बंटवारा। कार्यों का विभागों का लिख लेते हैं। मंत्रियों में
विभागों का बंटवारा एवं परिवर्तन। ठीक है, क्या करेगा? विभागों का, जैसे मैंने कहा कि ये AFGH जो भी है ये 15 मतलब 30 सदस्य है, उनको राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद के तौर पर शपथ दिला दी, तो उनको क्या देगा? विभाग देगा। साहब ये कौन होगा? ये गृह मंत्री होगा, ठीक है, ये वित्त मंत्री होगा, ये परिवार कल्याण मंत्री होगा, ये शिक्षा मंत्री होगा, ठीक है, ये कपड़ा मंत्री होगा, ये ऊर्जा मंत्री होगा, ठीक है, ये परिवहन मंत्री होगा। इस प्रकार इनको क्या कर दिया? विभागों का बंटवारा कर दिया। और जब भी परिवर्तन करने की आवश्यकता हुई तो भी उनको परिवर्तन कौन करेगा? इसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया। इन विभागों का परिवर्तन करने का भी जो अपना क्षेत्राधिकार है वो किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास होता है। ठीक है, तो बंटवारा हो गया। तो जो व्यक्ति बंटवारा कर सकता है, जो व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है, अब वो क्यों करेगा? परिवर्तन क्यों करेगा? परिवर्तन करने का कोई ऑथेंटिक कारण उसके पास होगा, तभी वो परिवर्तन करेगा। तो क्या होगा? मंत्रियों के कार्यों का संचालन एवं अध्यक्षता। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष या मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही उनका निर्माण करता है और उनको विभागों का बंटवारा करता है। ठीक है, दोनों काम ये करता है, तो इसलिए मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। और कार्यों का संचालन किस प्रकार, किसकी देखरेख में कार्य करते हैं? सारे मंत्रिपरिषद किसकी देखरेख में कार्य करते हैं? मुख्यमंत्री के देखरेख में काम करते हैं। और इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं और समस्त मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इनके समस्त जो काम है उनका उत्तरदायित्व जो है वो किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास होता है, और आपस में उत्तरदायी भी होते हैं। ठीक है, नंबर 4, विभागों में क्या करता है? समन्वय करता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वित्त मंत्रालय है और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उन दोनों में मतभेद हो गया तो दोनों में समन्वय या मतभेदों को खत्म करने का या दोनों का बीच का जो भी समस्या है उसको खत्म करने का अधिकार जो है या काम है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। नंबर 5, मंत्रिपरिषद व राज्यपाल के बीच की कड़ी। इसको हम थोड़ा सा यहाँ ऐसे समझते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ मंत्रिपरिषद, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मुख्यमंत्री, और बीच में लिखते हैं हम राज्यपाल। सॉरी, यहाँ लिखते हैं हम मुख्यमंत्री और यहाँ लिखते हैं हम राज्यपाल। अगर मंत्रिपरिषद को राज्यपाल से कोई भी काम है तो ये डायरेक्ट नहीं जा सकता। ठीक है, वो मुख्यमंत्री के माध्यम से ही जाएगा। समझ में आ गई? अगर मंत्रिपरिषद को राज्यपाल से कोई भी काम है, ये मान लो कोई भी काम है, तो उसमें मध्यस्थता की भूमिका कौन रहेगा? मुख्यमंत्री रहेगा। और अगर राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के किसी भी विभाग से कोई भी सूचना प्राप्त करनी है तो ये भी सीधा नहीं जा सकता, इसके माध्यम से ही जाएगा। तो ये बीच में मध्यस्थ का काम करता है, दोनों के बीच में, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल दोनों के बीच में जो मध्यस्थ होता है, जो सेतु होता है, उसका काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। आगे वाला टॉपिक हम लिखते हैं विधानमंडल या विधानसभा, कोई भी लिख लेता, वह राज्यपाल के बीच की कड़ी भी यही होता है। यहाँ भी आप लिख लो
विधानमंडल एक सदनात्मक है तो विधानसभा लिख लेना, और यहाँ लिख लेना वही राज्यपाल, और बीच में वही लिख लो मुख्यमंत्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी अगर कोई कड़ी होता है, कोई सेतु होता है, कोई बांध होता है, तो वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 7, विधानसभा, या लिख लेना कुछ भी लिख लो, या दोनों है तो विधानमंडल का नेता। ठीक है, विधानसभा या विधानमंडल का प्रमुख नेता कौन होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और विधानसभा के जो समस्त कार्यकलाप है उनका प्रति उत्तरदायी कौन होता है? चाहे वो विधि निर्माण जो है वो उसमें भी प्रतिनिधित्व विधानसभा विधानमंडल में यही करता है। जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी नियम बनते हैं, जो भी मंत्रिपरिषद द्वारा फैसले लिए जाते हैं, चाहे वो विधानमंडल में हो या विधानसभा में हो, दोनों में प्रमुख नेतृत्व है वो किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। लास्ट टॉपिक लिख लेते हैं, नंबर 8, सरकार का, नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा होगा शायद, इधर लिख देता हूं। 8वां टॉपिक है सरकार का प्रमुख प्रवक्ता। 8वां हो गया। सरकार का प्रमुख प्रवक्ता। प्रवक्ता को आप क्या कह सकते हैं? संवाददाता भी कह सकते हैं, वक्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, सरकार द्वारा जो भी नई घोषणा होगी, जो भी नया कोई कराधान होगा, नई कोई सब्सिडी आएगी, नया कोई कानून बनाया जाएगा, पुराना कोई कानून हटाया जा रहा है, उन सब की जो सूचना होता है, सब की जो इन्फॉर्मेशन होता है, जनता तक देने का प्रारंभिक अधिकार या कर्तव्य या जिसको हम शक्ति है, वो किसकी होती है? मुख्यमंत्री की होती है। और जब भी चुनाव होते हैं, ठीक है, चुनाव जब भी होते हैं तो चुनाव संबंधित व्यक्ति के द्वारा या कोई भी अपना विधानसभा का जो मेंबर है, जिसको हम कह सकते हैं जैसे विधायक है, उसके द्वारा चुनावों में, जैसा फॉर एग्जांपल 5 साल तक सरकार चली और फिर नई सरकार के लिए जब भी चुनाव किए जाते हैं तो उसमें पूरा का पूरा उत्तरदायित्व है मुख्यमंत्री का होता है कि संबंधित किसी के नाम से भी चुनाव नहीं लड़ा जाता है। कोई भी विधायक हो, विधायक चाहे कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो, कितना ही प्रचलित जो है चेहरा क्यों ना हो, जो भी चुनाव होता है तो वो किसके चेहरे के तौर पर लड़ा जाता है? मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम से लड़ा जाता है। तो इस प्रकार सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होने का काम या प्रमुख प्रवक्ता का अधिकार भी किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास होता है। इस प्रकार ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो है, ये तीनों जो पद है, विधानसभा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इसको हमने आज विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। आप इनके अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय वेदांत।